पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था आ गया ब्रह्मास्त्र, तो आज ये ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज का क्लास 2 है। इस क्लास के माध्यम से 1 शॉर्ट वीडियो चल रहा है और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर है वैद्युत चालन। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास है वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। अब बच्चा लोग वैद्युत धारा होता क्या है? सबसे पहले वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई, तो यहाँ से वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर फार्मूला होता है, या बोल सकते हैं आई बराबर फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। अगर हम लोग यहाँ समय 1 मान लें, टी बराबर 1 सेकंड, तो यहाँ से आई बराबर आएगा क्यू के। आई बराबर आएगा क्यू के, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि अतः एकांक सेकंड में किसी चालक में एकांक सेकंड में कुल आवेश या एकांक सेकंड में उपस्थित कुल आवेश को हम लोग धारा कहते हैं। या एक डेफिनेशन और है कि किसी चालक में उपस्थित या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब इसके बाद बात आता है कि धारा का मात्रक क्या है। धारा का मात्रक क्या है? तो धारा का मात्रक कितना होता है? मात्रक क्या है धारा का? हाँ, एक मात्रक इसका एम्पियर, एक मात्रक है एम्पियर, और एक मात्रक होता है इसके फार्मूले से आएगा कूलाम प्रति सेकंड। एक दूसरा आएगा मेरे पास कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि धारा कैसी राशि है। राशि कैसी है? राशि कैसी? अदिश राशि। काहे अदिश राशि है? क्योंकि ये त्रिभुज के सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के सदिश नियम का पालन नहीं करती। सदिश नियम का पालन नहीं करती, सदिश नियम के जोड़ का पालन नहीं करती। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हमारे पास कोई एक चालक है या कोई तार है, इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर, और ये जो तार है ये एक दूसरे के तीनों क्या लंबवत हैं, और यहाँ पर प्रवाहित धारा कितनी? 4 एम्पियर। तो सदिश नियम के अनुसार कि अगर हमारे पास कोई 2 तार है और उसमें थीटा कोण बन रहा है या एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कैसे निकालते हैं? आर बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस में 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ से जब 2 तार लिया गया, इसमें एक में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, एक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, तो यहाँ से देखा गया कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 7 एम्पियर आ गया। वो कितना आ गया? 7 एम्पियर। और अगर हम लोग सदिश के नियम से निकाले तो कितना आना चाहिए? ये आर बराबर आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर मतलब 3 तिरिक 9 हो गया, प्लस a2 स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 हो गया, और प्लस में लिखेंगे 2a1 a2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तीनों एक दूसरे के लंबवत है, थीटा कितना होगा? 90 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। तो अगर यहाँ पर 5 एम्पियर आ जाता तो ये बोला जाता कि सदिश के नियम का पालन करती है, और यहाँ आ कितना रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ से जो सदिश जो हमारे पास धारा है वो कैसी राशि हो गई? अदिश हो गई। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है? इसकी दिशा क्या होती है? तो भैया दिशा के बारे में क्या जानते हैं? दिशा जो धारा की होती है वो या तो ऐसा बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में, चलने की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोग धारा के बारे में जानकारी रखेंगे। अब इसके बाद आता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए 1 एम्पियर को डिफाइन करना, तो उसको कैसे करेंगे? तो आगे हम लोग देखते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे?
अब जैसे मेरे पास फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्या पढ़ा है, आई बराबर क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई टी। अगर हम यहाँ से आई और टी का मान एक एक ले लें, मतलब आई बराबर ले लें 1 एम्पियर और टी का मान कितना ले लें 1 सेकंड, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, तो यहाँ से रख देंगे एन ई, एन ई बराबर 1 आ गया। यहाँ से एन बराबर कितना आएगा, 1/E आएगा। और ई होता क्या है, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करवाएंगे, तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर वह धारा होती है, 1 एम्पियर वह धारा होती है जो 1 सेकंड में किसी चालक द्वारा, जो 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवेश होता है। ठीक है, किसी चालक में ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर वह धारा होती है जिसमें 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत चालन के आधार पर या वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या ले लें, हम लोग सबसे पहले ले लें कोई हमारे पास क्या है, कोई एक परमाणु है उसका नाभिक लेते हैं, या किसी नाभिक का परमाणु लेते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि जैसे अब हम लोग क्या मान लें कि हमारे पास कोई परमाणु का नाभिक है और इसमें होंगे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके किनारे किनारे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके किनारे किनारे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पर जो नाभिक के जितने करीब इलेक्ट्रॉन है या जितने भी करीब में इनके उपकोष ऑर्बिटल हैं, उसमें वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा लगता है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसमें वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, कम होता जाता है। विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ, मतलब कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम के नियम से बताया गया है कि एफ जो होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी बढ़ रही है तो बल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या करना, तो इसमें क्या बोलेंगे कि माना किसी परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर कक्षाएं बनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार मार्ग में। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि नाभिक के पास वाले ऑर्बिटल में वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे इनका वैद्युत आकर्षण बल घटता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चालक को आवेशित कर देते हैं। इस चालक को क्या करेंगे, आवेशित। आवेशित कैसे होगा, आवेशित कैसे होगा, आवेशित हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग चालक को क्या कर दें, आपस में रगड़ दें, या क्या कर दें, गर्म कर दें। गर्म कैसे होगा, धारा प्रवाहित करने से। ठीक है, दो तरीके से हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो जब हम चालक को गर्म कर दिया, रगड़ देंगे आपस में, तो जो बाह्यतम कक्षा या बाह्यतम ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर मतलब थोड़ा सा ऊर्जा पाएंगे तो अपने अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अंदर वाली कक्षा का वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा है बाह्य वाली की अपेक्षा, तो अंदर वाले इनको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो यही जो परमाणु का चालक है या जालक है, इसमें ये अनियमित रूप से गति करते हैं। कैसे गति करेंगे, अनियमित रूप से। और अनियमित रूप से ही गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जालक के भीतर अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित का मतलब हो गया यादृच्छिक, अनियमित रूप से गति करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी चालक जो होता है उस चालक में जो जैसे बोला जाता है कि चांदी क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, चांदी उष्मा का सुचालक है। तो सुचालक,
तो कोई भी अगर हमारे पास धातु है, कोई भी तत्व है जो ऊष्मा का सुचालक होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो ऊष्मा का उतना ही सुचालक होगा। तो यहाँ बोला गया चांदी सबसे ज्यादा ऊष्मा का सुचालक है, इसका मतलब चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो 4 तत्व हमारे पास और हैं जिसमें सबसे ज्यादा सुचालक है, मतलब सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सबसे पहले क्या है, चांदी है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, कॉपर का मतलब Cu हो गया। उसके बाद Au, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम। ये हमारे पास 4 तत्व को रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा चांदी में सुचालक है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद सोना है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। मतलब सबसे ज्यादा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो इतना हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। अच्छा, ये जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाता है, एक नाम और है इसको हम लोग बोलते हैं चालन इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी चालन इलेक्ट्रॉन, तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कीजिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कीजिए, तो आपको इतना करना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि श्रांति काल क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल, तो श्रांति काल क्या होता है कि 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय। जैसे अगर हमारे पास कोई जालक है और इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो सब में क्या होंगे, अनियमित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनियमित गति करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से टक्कर खा गया, यहाँ से निकला, यहाँ टक्कर खा गया, यहाँ से निकला, इनसे टक्कर खा गया, यहाँ से निकला, यहाँ टक्कर खा गया। और ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो जालक के भीतर अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा परिभाषा कि यहाँ से निकलने और यहाँ पहुँचते, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो क्रमागत दूरी का अंतर होता है, जो क्रमागत दूरी होती है, यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रांति काल। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय को, 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय को, 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय को, 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय को क्या बोलेंगे, समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। अब श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ताऊ से। इसे ताऊ से प्रदर्शित करते हैं, अब इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक अगर भैया समय है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। और बीमा इसकी क्या हो जाएगी, बीमा लिखोगे तो टी आएगा, बीमा लिखेंगे क्या आएगा, टी आएगा। समय की बीमा टी होती है। अब इसके बाद होता है कि जो श्रांति काल होता है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, श्रांति काल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ये कैसे होगा, इसको देख लो। अब यहाँ पर जैसे भी हमने क्या बताया कि जो श्रांति काल होता है 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय को कहते हैं। अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे, अगर हम क्या बढ़ा दें, ताप बढ़ा देंगे, तो क्या होगा बच्चा, ताप बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों, ताप बढ़ाने से इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने से क्या हो जाएगी, इसकी गति, मतलब गति करने की ऊर्जा क्या होगी, फाइनली बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये जो टक्कर है ये और जल्दी होंगे। टक्कर क्या होंगे, जल्दी, मतलब यहाँ से चला, तुरंत यहाँ पहुंचा, फिर तुरंत यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अब अगर टक्कर जो है जल्दी हो रहा है, इसका मतलब समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है, समय घट रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान क्या होगा, घटेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास क्या है, अगला है माध्य मुक्त पथ। अगला क्या है, माध्य मुक्त पथ। चलिए उसको पढ़ लेते हैं, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ,
माध्य मुक्त पथ। अभी बच्चा लोग आप पढ़ाई करते रहें, जैसे ही आप लोग का डेट रिलीज होता है उसके बाद एक सीरीज अभी और आएगी जिसमें से आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से निश्चय ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना, आप पढ़ाई करते रहें। हमारे पास क्या है, माध्य मुक्त पथ। अब माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ में होगा कि दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जैसे यहां से एक टक्कर हुआ, यहां टक्कर हुआ, दोनों टकरा गए, अब इनके बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो एक लाइन का डेफिनेशन है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे लैम्डा RMS, इसे लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से मेरे पास एक फार्मूला आएगा कि हमें माध्य मुक्त पथ का फार्मूला चाहिए। तो बच्चा लोग हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, या ऐसे बोल सकते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये सिंपल सा आप लोग पढ़े हैं, दूरी बटा चाल। अब हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत चालन में। तो वैद्युत चालन में हमें अभी समय को क्या डिफाइन किया है, श्रांति काल। तो समय के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, श्रांति काल। तो यहां से आपका आएगा श्रांति काल बराबर दूरी क्या होती है, अभी डिफिनेशन आपने लिखा है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, लैम्डा RMS। तो यहां से हम लोग दूरी का मतलब क्या लिख देंगे, माध्य मुक्त पथ। उसके बाद एक और क्या बचा है, बटे में चाल को क्या लिखते हैं, चाल आपका आ जाएगा VRMS। तो या ऐसा इसको लिख दें, श्रांति काल का मतलब हो गया ताऊ, बराबर में माध्य मुक्त चाल क्या हो गया, लैम्डा RMS, बटे में क्या आएगा, VRMS। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माध्य मुक्त पथ का डेफिनेशन और मात्रक। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग क्या फाइंड कर ले, अगर हम लोग इसके बात करें मात्रक की, तो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगी। तो सिंपल सा हो जाएगा मीटर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अगला डेफिनेशन, अनुगमन वेग या अफवाह वेग। अनुगमन वेग या अफवाह वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग या अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई एक चालक बना लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई चालक है, क्या है, चालक है, और चालक को हमने क्या कह दिया, बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। क्या कर दिया, बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर सबसे पहले अगर हमने कोई चालक है उसके सिरों को बाह्य बैटरी से जोड़ दिया है, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनस से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनस सिरे से चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पे एक बल लगता है। F बराबर क्या होता है, F बराबर E होता है, मतलब F बराबर QE होता है आवेश के लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो F बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब अगर मेरे पास बल है और इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और अगर बल और द्रव्यमान है तो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर m से इसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण। और अगर त्वरण हमें मिल जाएगा तो हमें उसका वेग भी मिल जाएगा, और जो वेग मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, अफवाह वेग। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब किसी चालक के सिरे को एक बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक के सिरों के या चालक के बाह्य क्षेत्र में या चालक के बाह्य में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, या वैद्युत क्षेत्र चालक के प्रति एकांक लंबाई के
या बोल सकते हैं कि यह जो वैद्युत क्षेत्र होगा चालक की लंबाई के एकांक दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त करता है, और जो नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवाह वेग। यहाँ से चालक में नियत सूक्ष्म वेग, नियत सूक्ष्म वेग, नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त करेगा, और ये कहाँ से प्राप्त करेगा, ये चालक की लंबाई के दिशा में, चालक की लंबाई की दिशा में, चालक की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में, की दिशा में। तो फिर से देख लीजिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चालक के दोनों सिरों को या किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ने पर चालक के बाहर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर चालक की लंबाई के बाह्य दिशा में या चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग की प्राप्ति होती है, और इसी सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, मतलब अनुगमन वेग कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, वीडी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, बी डी से, ठीक है। बी डी यहाँ से आया, यहाँ से बी और यहाँ से स्मॉल डी। अब अगर ये वेग है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बीमा क्या होगा, एल टी माइनस 1 होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे मेरे पास आएगा अगला जो टॉपिक है, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या होता है, अगर धारा घनत्व, अगला टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जो होता है इसे हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करेंगे, और जे बराबर फार्मूला क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए। मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई चालक है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, धारा भी क्या है, दोनों एक दिशा में है। एरिया वेक्टर और धारा क्या है, एक दिशा में है। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लें कि अगर ए को 1 मीटर स्क्वायर मान ले, ए को एकांक मान लिया जाए, तो जे बराबर क्या मिलेगा, आई। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी चालक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से क्या डिफाइन कर देंगे, अतः किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को, क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक इसका आपका आएगा कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का हो गया एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या आ जाएगी, एम्पियर का होता है ए होता है, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा ए, एल को ऊपर ले जाएंगे, एल की पावर -2, ये हो जाएगा बीमा। अगला टॉपिक है अनुगमन वेग का सूत्र। अब अभी जो हमने पढ़ा अनुगमन वेग या अफवाह वेग, उसका कुछ फार्मूला आता है, तो हम फार्मूले को पढ़ेंगे। अनुगमन वेग का सूत्र, तो अनुगमन वेग के लिए हम लोग फिर से कोई चालक मान लेते हैं जिसमें या जिसके सिरों को हमने एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया है। तो अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र। अब अनुगमन वेग के सूत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है। तो हमने मान लिया कोई मेरे पास चालक है, और इसके बाह्य सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया। चलो लो, बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, F बराबर ई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें कि वैद्युत क्षेत्र ई पर इलेक्ट्रॉन के कारण लगा बल। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, अगर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लगेगा, लगा बल F बराबर क्या होगा, F बराबर ई होगा, ठीक है।
आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा, ई लगेगा। अब इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण होगा। अगर यहाँ बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हैं द्रव्यमान कुछ कांस्टेंट होता है, तो अगर बल है और द्रव्यमान है तो इस पे त्वरण आना, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला या इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, ऐसा लिख दे, बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण अल्फा बराबर क्या होगा, F बटे यम होगा। अब यहां से अल्फा बराबर या ए बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। F का मान क्या है, ई अपॉन में यम। अब हम लोग जानते हैं अल्फा मतलब त्वरण हो गया। हम त्वरण की परिभाषा जानते हैं कि dv अपॉन क्या होता है, db होता है। मतलब हो गया कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो यहां से हम क्या रख दें, इसके जगह पे रख दें db अपॉन में dt। db अपॉन dt बराबर क्या आएगा, स्मॉल ई अपॉन में यम आएगा। अब हम लोग इसका क्या कर दे, समाकलन कर दे, इसका क्या कर दे, समाकलन कर दे। अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन के लिए देखो, ये dv इधर है, इसको इधर रख देते हैं, dt इधर है तो इसको dt को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से बच्चा लोग मिलेगा कि इसका तिर्यक गुणा करा दो, एक तरफ आ गया dv, एक तरफ क्या आ गया db, बराबर में इधर क्या आ गया ई अपॉन एम, ई अपॉन में m, और यहाँ से पूरे का समाकलन करेंगे इधर dt चला जाएगा, dt। अब अगर हम लोग यहाँ b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, अनुगमन वेग। तो यहाँ लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से bd तक, 0 से bd तक। इधर क्या लगाएंगे, 0 से समय क्या होता है, वैद्युत चालन के क्षेत्र में समय को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ताऊ, लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से ताऊ तक। अब अगर db का समाकलन क्या होता है, db का समाकलन b होगा और लिमिट क्या होगी, 0 से bd। और यहाँ पर ये देखो इतना कांस्टेंट है, ई अपॉन में m कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, t होगा, और 0 से ताऊ तक। सिंपली लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा bd माइनस 0, bd माइनस 0 बराबर यहाँ क्या आएगा, ई अपॉन में m, और क्या आएगा, ताऊ माइनस 0। तो इसको एक लाइन और हम लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि bd बराबर ई अपॉन में m, और क्या आएगा, ताऊ आएगा। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुगमन वेग या अफवाह वेग का, vd बराबर ई अपॉन m इंटू में ताऊ। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको एक फॉर्म में और लाना चाहे तो जानते हैं ई बराबर क्या होता है, v अपॉन l। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं vd बराबर, ये आएगा ई, अगर यहाँ रख दिया तो b अपॉन में ml इंटू में क्या आएगा, ताऊ आएगा, इंटू में ताऊ आएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग के फार्मूले। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग तथा अफवाह वेग में संबंध। अनुगमन वेग तथा या धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगला है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से क्या मान लें कि मेरे पास कोई चालक है जिसके दोनों सिरों को बाय बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिससे चालक के बाह्य क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। और इलेक्ट्रॉन पर अगर बल लग रहा द्रव्यमान है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा, और इस त्वरण के कारण क्या हमें मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अफवाह वेग। तो सबसे पहले क्या लिख दें कि चालक के एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऐसा लिख दें कि चालक के एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन
तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्मॉल n इंटू बी डी होगा, स्मॉल n इंटू क्या होगा, बी डी होगा, जहां पर स्मॉल n को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल n को बोलते हैं कि प्रति एकांक या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्मॉल n को क्या बोलेंगे, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर क्षेत्रफल a मान ले और समय जो है हम लोग क्या मान ले, t मान ले, तो यहां से कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पर लिख दें कि चालक के, फिर से एक बार क्या लिख दें, चालक के a क्षेत्रफल पर t समय से या t सेकंड में, ये सेकंड है, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या है कैपिटल N मान लेते हैं, तो कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा, n, उसके बाद n के बाद क्या है, a है, मतलब क्षेत्रफल a मान लिया, समय क्या लग रहा है, t लग रहा है, और क्या आएगा, bd आएगा। मतलब अब चालक के एक क्षेत्रफल में या a क्षेत्रफल पर t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी, कैपिटल N बराबर स्मॉल n a t v d। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख दें, अब इसके बाद हम लोग प्रवाहित आवेश, मतलब यहाँ पर कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश का हम फार्मूला जानते हैं, Q बराबर NE, तो यहाँ से क्या आएगा, कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या आएगा बच्चा लोग, Q बराबर कैपिटल N इंटू E, कैपिटल N की वैल्यू क्या है, NaVd, इसको पीछे कर लो, T, और इंटू में क्या आएगा, E आएगा, ये आ गया Q का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना है। तो हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत धारा, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, डेफिनेशन ऑफ ये हम लिख देंगे वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या बोलती है कि I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है। तो बच्चा लोग सिंपली हम लोग क्या कर दें, यहाँ से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, तो क्या मिलेगा, N मिलेगा, A मिलेगा, VD आएगा, NaVd, T इंटू में क्या आएगा, E, और बटे में क्या है, T, तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से I बराबर क्या आएगा, I बराबर मिल जाएगा NaVd, और क्या मिलेगा, E मिलेगा, या ऐसे लिख दें इसको, N को आगे लिख दिया जाए या E को आगे लिख दें, ऐसा लिख दें NeAVd, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। I बराबर क्या आ गया, NeAVd, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब इसके बाद इसी में एक लाइन और आता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होगा, तो एक लाइन उसको भी हम लोग लिख देते हैं यहीं पर, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है बच्चा लोग, I अपॉन A होता है। तो देखो I की वैल्यू क्या आई है, I की वैल्यू आई है NeAVd, यही आई है, अपॉन में A, तो A से कैंसिल आउट हो गया, तो J बराबर क्या मिलेगा, J बराबर मिलेगा NeVd। ये किसमें रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, और ये आ गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। चलिए अगला टॉपिक हम लोग करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बताओ प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, चलिए वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या मतलब क्या होता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से चालक में अवरोध या उत्पन्न होता है ना। किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या एक डेफिनेशन और इसका है, तो ये हमारे पास क्या, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या आएगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मार्ग में या धारा के मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या हम लोग ऐसे जानते हैं कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है V बराबर, या ऐसा बोल दे R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I,
यहां से बोल सकते हैं किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम उस चालक का क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यहां से अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध का एक मात्रक होता क्या है, ओम, और ओम का संकेत है, सिंबल ऐसे लिखेंगे। एक मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। और इसके बाद अगर बीमा लिखा जाए तो बीमा इसका बड़ा सा क्या आएगा, बीमा आएगा एम, बीमा इसके पास क्या आएगा, बीमा आएगा कि ml2 ml2 t की पावर -3 और a की पावर -2, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी बीमा होगी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वैद्युत जो प्रतिरोध होता है इसका एक ग्राफ बनता है V और I के मध्य में, तो V और I के मध्य में जो भी ग्राफ बनता है वो आपका कैसा होगा, एक सरल रेखा होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो V होता है उसको रखते हैं x अक्ष में, V को कहाँ रखेंगे, x अक्ष में, और I को रखेंगे y अक्ष में। तो यहाँ से हमें ग्राफ बनेगा जो एक सरल रेखीय होता है। तो आपसे एग्जाम में 1 नंबर वाले में सिंपली पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम में V और I के मध्य में किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, तो आपको टिक करना रहेगा सरल रेखीय या ऋजुरेखीय ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ओम के नियम के निगमन या ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध का निगमन, ऐसा है ओम के नियम का निगमन। तो ओम के नियम का निगमन हम लोग पढ़ते हैं, ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम, ओम के नियम का निगमन। तो ओम के नियम का निगमन है क्या, निगमन। ओम ने बताया था, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया था यदि हम किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और जो प्रवाहित धारा होती है उसका अनुपात कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को बताया गया कि उसी कांस्टेंट को प्रतिरोध कहते हैं। तो हमें दिखाना क्या है कि V/I बराबर कांस्टेंट, हमें क्या शो करना है, V/I बराबर क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग लगा देंगे कि माना किसी चालक अगर हम लोग ऐसे फिर से बना ले, वही एक के चालक चल रहा है, अगर ये चालक है, ये चालक मेरे पास है, इसके बाह्य सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा F बराबर E लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ क्या लिख दें कि माना चालक में प्रवाहित धारा क्या है, I है, माना चालक में प्रवाहित धारा I है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो सबसे पहले क्या लिख दें, माना चालक में प्रवाहित धारा क्या है, चालक में प्रवाहित धारा I है, धारा I है, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर NEA/VD होगा, NEA क्या होगा, VD होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख दें, अब हम लोग लिख दें कि यदि चालक का अपवाह वेग VD हो, यदि चालक का अपवाह वेग VD हो, तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, यदि चालक का अपवाह वेग क्या है, VD, यदि चालक का अनुगमन वेग या अपवाह वेग एक होता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या हो, VD हो, तो अगर भैया BD होगा तो BD बराबर अभी हमने क्या पढ़ा था, BD बराबर पढ़ा था कि ताऊ इंटू ml, या ऐसे पढ़ा था EB अपॉन में ml इंटू में ताऊ। तो यहाँ से भैया क्या करेंगे, यहाँ से बच्चा लोग हम लोग BD का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से आएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा I बराबर ये पहले N है, E है, A है, B की जगह पे BD की जगह पे इतना सा रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, EV अपॉन में ml इंटू में क्या आएगा बच्चा लोग, ताऊ आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से क्या चाहिए, V अपॉन I बराबर कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो V दिख रहा है, I दिख रहा है, तो V अपॉन I को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम I को इधर बुला ले, मिल जाएगा V अपॉन I, बाकी ये वाला इधर ml अपान में सब बटे में जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को पक्षांतर करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, V अपॉन I बराबर क्या आएगा, ये वाला इसको इधर बुला लिए, ये पूरा जाएगा, इधर गुणा होगा तो ml आएगा, ml, और ये NEA ताऊ बटे में जाएगा, ताऊ। अब यहाँ से देखो बच्चा लोग, यहाँ से E भी है, E स्क्वायर, अच्छा E का गुणा क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। तो
तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट दिखाना है। अब देखो इतना टर्म जो है m को क्या बोलते हैं, m है द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। l क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कुछ होगी 10 20 30 मीटर, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये भी कांस्टेंट है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कांस्टेंट है। क्षेत्रफल कुछ होगा 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ये भी कांस्टेंट है। ताऊ क्या है, ये भी क्रांति काल, कुछ सेकंड रहेगा, कुछ समय रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो भैया अगर कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। और यही है क्या, यही है ओम का नियम। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको एक लाइन और चाहे ऐसे लिख दें कि v अपॉन आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नियतांक के। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ओम के नियम का निगमन। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध में क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करेंगे। बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं है, आपके फिजिक्स में जितनी भी डेफिनेशन है, अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको सिंपली डेफिनेशन याद करने में कोई परेशानी ना होगी। तो सबसे पहले आप फार्मूले याद कर लो, डेफिनेशन तो अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से रो बराबर होता है E अपॉन जे, रो बराबर होता क्या है, E अपॉन जे। अब E का मतलब क्या है, E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र, E का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा कि किसी चालक में या किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता क्या है, E बराबर बी अपॉन एल, एंड अभी हम लोगों ने पढ़ा J बराबर क्या होता, I अपॉन ए। तो दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। E बराबर आएगा बी अपॉन एल और टोटल में क्या आएगा, I अपॉन ए। अब यहाँ से सिंपली क्या होगा, ये बनेगा बी अपॉन आई और ए ऊपर जाएगा, ए अपॉन क्या आएगा, एल आएगा। बी अपॉन आई को क्या अभी हमने पढ़ा, आर, तो ये हो गया आर ए अपॉन एल। तो रो बराबर क्या मिल गया, रो बराबर मिल गया आर ए अपॉन एल मिल गया। अब इसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो बच्चा लोग इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास चालक होगा, चालक की लंबाई हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 मीटर, और क्षेत्रफल को भी मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अगर चालक की लंबाई को 1 मान लिया, 1 हो गया, क्षेत्रफल 1 मान लिया, 1 हो गया, तो रो किसके बराबर आ गया, रो आ गया है आर के बराबर। अतः चलिए, तो हमारे पास रो बराबर क्या आ गया है, रो बराबर आर आ गया। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोल सकते हैं अतः किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर क्या हो गया, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के, मतलब जिस तार को हमने 1 माना उसका क्षेत्रफल क्या माना, 1। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध, उस तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से फिर से देख लो, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, हमने लंबाई को 1 माना है, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा बच्चा लोग, इसका मात्रक बताओ जल्दी से, मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, इतनी जानकारी हम लोग रखेंगे, विशिष्ट ओम मीटर होगा।
ओम मीटर होगा। इतनी जानकारी हम लोग रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। अब अगला टॉपिक हमारे पास है वैद्युत ऊर्जा। अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं बच्चा, जो एग्जाम में आएगा, निश्चय ही एग्जाम में आएगा, परेशान मत रहना, एग्जाम में आएगा यही सबसे, परेशान मत होना, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई करते रहो। चलिए अगला हमारे पास टॉपिक क्या है? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, चलो देख लो। वैद्युत ऊर्जा क्या होगी कि जब कोई चालक होगा और इस चालक के दोनों सिरे को हम किससे जोड़ देंगे? बाय बैटरी से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, ई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आएगा कि जब किसी चालक के बाह्य सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए अपने धन आयनों से बार बार टकराते हैं और अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। मतलब यहाँ से प्लस मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, धन आयनों से टकरा के अपनी ऊर्जा क्या करेंगे? खोते रहते हैं, और यह खोई हुई ऊर्जा उन्हें पुनः किससे मिलेगी? बैटरी से मिलती है, और इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। एक बारी फिर से बोल रहे हैं, आप स्पीड धीमे करके लिख सकते हैं। तो क्या है कि जब किसी चालक के बाह्य सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के बाह्य क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में गति करते हैं और गति करते हुए धन आयनों से टकराकर बार बार अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, और यह खोई हुई ऊर्जा उन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, और इसी प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद वैद्युत ऊर्जा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि वैद्युत ऊर्जा जो होता है उसको W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर कार्य होता है या ऊर्जा होती है। अगर इसका हम लोग बीमा लिखें तो बीमा बच्चा क्या आएगा? कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होती है, mL²T-2 आएगा। मात्रक क्या आएगा? मात्रक होता है जूल, क्या होगा? जूल होता है, या एक होता है अर्ग होता है। जूल आपका MKS में है और अर्ग किस में है? CGS में है। और एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्टन होता है, ये आपका 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसके बाद हमारे पास फार्मूला है कि हम लोग जानते हैं V बराबर W/Q। ये किसका फार्मूला है? ये विभव का, पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि V बराबर W/Q। तो यहाँ से W जो होगा BQ के बराबर होगा। W किसके बराबर होगा? BQ के बराबर होगा। अब अगर हम लोग यहाँ से V का मान रख दें, या ऐसा बोल सकते हैं Q का मान क्या रख दें, इसका 4 फार्मूला है। अब ये हमारा पहला आ गया, दूसरा क्या आएगा? अगर हम लोग V बराबर क्या रख दें? IT, तो V बराबर IT रखोगे, क्या मिलेगा बच्चा लोग? W बराबर VIT मिलेगा। Q बराबर IT रखेंगे। तीसरा क्या मिलेगा? अब हम लोग क्या रख दें? अब हम लोग रख देते हैं Q बराबर IT हो गया। अब रख दे V बराबर IR, V की जगह क्या रख दिया जाए? IR ओम के नियम से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? W बराबर IR, यहाँ पर रखेंगे IR, और क्या है? IT है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? W बराबर I²RT। इसके बाद चौथा क्या है? अब चौथे में हम लोग क्या रख दें? चौथे में रख देते हैं I बराबर B/R, I बराबर B/R रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा W बराबर I का मान रखेंगे तो B² हो जाएगा बटे में R², और गुणे में R × T। एक R से R कट गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा? V²R/T। तो ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। ये क्या है? 4 फार्मूले हैं। ये होता है वैद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन और फार्मूला। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊष्मा। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वैद्युत ऊष्मा। तो वैद्युत ऊष्मा और ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं है बच्चा लोग, थोड़ा सा अंतर है, तो हम लोग क्या पढ़ लें? वैद्युत ऊष्मा। वैद्युत ऊष्मा, तो वैद्युत ऊष्मा क्या होती है? वैद्युत ऊष्मा होती है कि जब किसी चालक के सिरों को, यहाँ पर भी क्या होता है कि जब कोई चालक है, इन चालक के सिरों को हम लोग बाय बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चालक के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और बार बार अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, और यह ऊर्जा, जो खोई हुई ऊर्जा है, वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती रहती है, और इसी ऊर्जा या इसी ऊष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वैद्युत ऊर्जा और ऊष्मा का लगभग डेफिनेशन सेम है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ
कि जब किसी चालक के बाएं बैटरी या दोनों सिरों को बाएं बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराकर बार बार अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं और यह ऊर्जा उष्मा के रूप में परिवर्तित होती है और इसी उष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत उष्मा कहते हैं। अब बच्चा लोग जो वैद्युत उष्मा होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं H से, कैपिटल H से, कैपिटल H से। अब इसके बाद उष्मा का मात्रक क्या होता है, पहले तो इसका मात्रक आएगा कैलोरी, कैलोरी क्या होता है, कैलोरी होता है। अब इसके बाद होता है कि तापन का नियम, तापन का नियम, तापन का नियम का मतलब है कि जो भी ऊर्जा होती है, जो भी ऊर्जा होती है उसको अगर हम लोग 4.2 से भाग दे दें तो किस में बदल जाएगी, उष्मा में। और उष्मा कैसे आएगा, कैलोरी में। यहाँ हम लोग ऐसे लिख दें कि 4.2, यहाँ पर 4.2 जूल, 4.2 जूल कैलोरी में 4.2 जूल से उत्पन्न ऊर्जा, से उत्पन्न जो उष्मा होती है वो कितना होती है, 1 कैलोरी। मतलब अगर हमारे पास 4.2 जूल ऊर्जा है उससे उत्पन्न उष्मा क्या होगी, 1 कैलोरी। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें 1 जूल से कितना उत्पन्न होगा, 1 जूल से उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगी, 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर ले BQ, W बराबर क्या होता है W बराबर BQ होता है। तो अगर हम लोग बात कर ले BQ जूल से उत्पन्न उष्मा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BQ जूल से उत्पन्न उष्मा। तो ये भैया क्या होगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, ये आपका आएगा BQ बटे में 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि अब इसको हम लोग उष्मा को लिखते किससे, H से। H बराबर क्या आएगा, V इंटू Q बटे में 4.2 कैलोरी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। अब जितना भी हम लोग ऊर्जा में पढ़े हैं, जितना हम लोग ऊर्जा में पढ़े हैं सबको क्या कर दे, 4.2 से अगर भाग कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मा में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मा में। तो अगर हम लोग इसका आगे का फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा आपका क्या आएगा, ये आएगा H बराबर VIT अपॉन में 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी आएगा। अगला क्या मिल जाएगा, तीसरा आपका आएगा H बराबर में I स्क्वायर RT अपॉन में 4.2 कैलोरी। और एक लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा V स्क्वायर अपॉन T। तो यहां से क्या मिल जाएगा, चौथा आपका है H बराबर, ये क्या मिलेगा, V स्क्वायर T अपॉन में R, और गुणा करवा देंगे 4.2 से, तो किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। और अभी आगे हमारे पास है कार्बन वर्ण प्रतिरोध तथा प्रतिरोध का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन, जो आपके सिलेबस में लेस कर दिया गया है, तो उसको हम लोग ना पढ़ेंगे। तो ये वाला सिलेबस आपका समाप्त हुआ, ये चैप्टर। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।